ये ऑडियो आपने सुना, एक संत जिसकी छवि संत जैसी ही है और बनाई भी जा रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। महिलाओं से चैटिंग करना, संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनाने की भी बात करना और फ़ोटो भेजना, फिर जब शादी तक बात आए तो पलट जाना, ब्लैकमेल करना और नागरिकता बनाने के लिए भी कुछ संबंध, छोटी छोटी शादियों जैसे संबंधों वाली बात भी हुई है। आप सोचिए क्या सोचा था जिसके बारे में, उसकी हकीकत क्या हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में शशांक सुधी जी हैं, एडवोकेट हैं, और आलोक पांडे जी हैं। जी सिमरन। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जो अब कॉल्स वायरल हो रही हैं ये उस छवि के बिल्कुल उलट है। आलोक पांडे जी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊँगी। तो फरारी पर अगर मैं बात करूँ तो ये अब ताज़ा खबर जो आज आई है कि पंजाब की सरहद से निकल चुका है अमृतपाल और कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में रुका था, उसके बाद भी उसका कोई अता पता है नहीं। फेलियर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। किसकी चूक मानी जाए? देखिए सिमरन जी, पहली चूक तो पुलिस की है, प्रशासन की है। इसमें तो मतलब कोई एक सठ व्यक्ति भी ये बता सकता है। तो इसलिए पुलिस की गलती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। लेकिन आलोक जी, बात ये भी है कि पहले तो सवाल उठाए जा रहे थे पंजाब पुलिस पर कि पंजाब पुलिस सतर्क नहीं है और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे फरार हो गया। अब पता चल रहा है कि वो हरियाणा में स्पॉट किया गया है, तो हरियाणा पुलिस भी सवालों के घेरे में है। नहीं सिमरन, सबसे बड़ी गलती किसकी, अपराधी किस राज्य का है? ठीक, पंजाब का। पंजाब की पूरी बॉर्डर को क्रॉस कराया, आप जान नहीं पाए, तो गलती किसकी है? आपका अपराधी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मैटर तो राज्य इशू है ना। अब वो चुपके से कहीं घुस गए हैं तो पकड़े ही जाएंगे। देखिए, रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखो, थाने पर हमला करने से लेकर के और उसको छोड़ देने से लेकर के फिर उनकी गिरफ्तारी तक लेकर के पंजाब सरकार ने धीमी गति से कार्य किया। पंजाब प्रशासन ने उसे उस तरह से खतरा नहीं माना प्रारंभ में जितना उसे खतरा माना जाना चाहिए था। ये गलती पंजाब सरकार से भी हुई, ये गलती पंजाब की पुलिस से भी हुई। लेकिन मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब उसके ऊपर एनएसए लगाया है, रासुका लगाया है। आप देखिए, जैसा कि मीडिया में सब जगह चल रहा है, TV9 पे दिखा रहा है, क्या ठाठ थे मर्सिडीज से घूमने वाला व्यक्ति, और यही दिखा रहा है कि वो जुगाड़ से घूम रहा है। तो उनके बुरे दिन आ गए हैं। और ठीक है, जो व्यक्ति राष्ट्र के अगेंस्ट जाएगा, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बात करेगा और वो संविधान के दायरे में छुपने की कोशिश करेगा, उसके साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो कानून के दायरे में अवश्य आए। जी सिमरन जी बिल्कुल। शशांक देव जी हमारे साथ है। शशांक जी, आज कुछ समर्थक जो अमृतपाल के थे उनसे मेरी बात हुई और उनका कहना है कि एनएसए किस आधार पर लगाया गया है। किसी आरोपी को पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद उस पर एनएसए लगाया जाता है, जो आपके हाथ में ही नहीं है, आपने उस पर एनएसए क्यों लगाया? दूसरा सवाल उनका ये था कि अमृतपाल ने किसी को गन पॉइंट पर नहीं रखा, उसने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी, उसने ऐसा कोई हरकत है वो नहीं की है जिससे वो उसको एनएसए लगा दिया जाए। तो ये जो जाति हो रही है, ऐसा उसके समर्थकों का कहना था। शशांक जी, देखिए, यह पूरा प्रकरण को अगर देखें तो निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से टेलीविजन में फुटेजेस दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से यह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हाथों से बच करके निकल गया, वो निश्चित रूप से यह हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, क्या सेक्शन लगना चाहिए, लॉ लीगल जो एपरेटस हमारे यहाँ पुलिस का जो काम है, ये पुलिस का काम है। जहां तक किसी व्यक्ति को अगर कोई कानून की धारा गलत लगती है तो उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। कोर्ट जो है वो लीगलिटी और इलीगलिटी को देखती है। सबसे जो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि इतना बड़ा जो है एक सेपरेटिस्ट लीडर पूरे पंजाब पुलिस को डॉज करते हुए भाग जाए, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देना होगा, क्योंकि केवल यह कह देना कि यह आदमी भाग गया, इसके भगाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका रही होगी।
कि मैं नहीं समझता हूं कि ये व्यक्ति अकेले है। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे बहुत बड़ा जो एक माइंड यहाँ पर काम कर रहा है, उसके तह तक जाने की जरूरत है अगर इस व्यक्ति को पकड़ना। ये तो केवल यह एक तो सिम्टम है, इसके पीछे जो है क्या है उसको समझने की जरूरत है। ये व्यक्ति तो मोहरा है, मैं इसको उतना तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि ये व्यक्ति अकेले नहीं भाग सकता है। मैं बताता हूं, इतना बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर, और ये पूरे पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, यहाँ तक होम मिनिस्ट्री के लिए भी चुनौती बना हुआ है। पूरा देश आज पूरे जो संचार माध्यम और टेलीविजन का जो हमारा माध्यम है ये व्यक्ति को दिखा रहा है, उसके बाद भी आज तक ये पकड़ में नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा देश जो है अगर सेना के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत तीसरा चौथा नंबर है, और सारी शक्तियों के बावजूद भी इतने टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, और ये व्यक्ति जो है पूरे सिस्टम को धत्ता बता करके आज जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो इसका कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी किसी को लेना होगा। क्योंकि पंजाब आलोक जी, कहा जा रहा है कि उसने तो किसी को कुछ मारा नहीं, गन पॉइंट पे लिया नहीं, और जब ये नहीं हुआ तो फिर एनएसए क्यों लगाया गया जी? ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। और आपने सुना था, आप और हम एक दूसरे डिबेट में थे, उसमें भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। तो ये बात, क्या एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए था उस पर? भूपेन जी, जो भी लॉजिक पिछली डिबेट में जो हम लोग थे वो लोग दे रहे थे, या जो उनके समर्थक दे रहे हैं, शायद वो भारत के संविधान को और भारत के कानून को नहीं जानते। इस देश में अपराध केवल किसी का मर्डर कर देना, किसी को गाली देना ही है क्या? ये तो छोटे अपराध है। बड़ा अपराध है देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की बात करना। इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं देश को तोड़ने के लिए एक मूवमेंट चलाना। अगर वो कहते हैं कि हम ज्योग्राफिकली इस देश को तोड़ देंगे, तो वो देश की संविधान की जो प्रियम्बल है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की जो बात करती है, यूनिटी की बात जब बात आती है, यानी हमारे आपके बीच के भाईचारे को, सिखों को हिंदुओं से भड़काना या सिखों को मुसलमानों से भड़काना या किसी भी लोगों के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ना, और इंटीग्रिटी का मतलब हो गया देश को ज्योग्राफिकली तोड़ना। ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, और ये गंभीरतम अपराध है। ये मर्डर करने से भी बड़ा अपराध है। जो कह रहे हैं किसी को गाली दी क्या, किसी को मर्डर कर दिया क्या, वो हमारे संविधान की या हमारे जो आईपीसी की प्रमुख धाराओं की गहराई को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। ये छोटे अपराध हैं जो वो कर रहे हैं, वो बड़े गंभीरतम अपराध हैं। अगर नहीं थे गंभीरतम तो वो क्यों छुप रहे हैं? क्या छुपने के दौरान भी हमने देखा कि जिन जिन लोगों ने मदद की अमृतपाल की, वो सब पकड़ा रहे हैं। शाहाबाद में जो महिला है बलजीत, वो भी पकड़ाई है, और भी जो साथ में थे गनमैन था वो भी पकड़ में आ चुका है। लेकिन ये छुपा छुपी का खेल खुद ही उनको बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज और भी कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो कानून से उलझना होगा, कानून को हाथ में लेना होगा, तो कानून के पास तो फिर खुला मामला है। अगर उधर से कुछ और होगा तो इधर से भी कुछ होगा, और ऐसे में कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसको एनकाउंटर कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। देखिए भूपेन जी, ये बात जब लॉ का जो एक नियम है तो वो ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी धारा लगी है, कानून के पास जाइए, न्यायालय के पास जाइए, और अपने आप को कानून के सामने उपस्थित करना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। न्यायालय ये तय करेगा कि आप निरपराधी हैं या आप अपराधी हैं। भाग करके, भगौड़े बन के, छुप करके आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं कहीं न कहीं। इसलिए अमृतपाल जी से मेरी ये प्रथम दृष्टि रिक्वेस्ट है कि भारत की कानून व्यवस्था पर वो भरोसा रखें, भारत की जुडिशरी पर भरोसा रखें, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, जिससे कि न्यायालय उनके साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। अगर वो अपराधी नहीं है तो वो बच जाएंगे। अपराधी उनके तो समर्थक कह रहे हैं कि वो तो चिट्टा से छुड़ा रहे थे लोग,
वो अमृत ड्रग्स से छका रहे थोड़ा, थे, हाँ, धर्म से जोड़ रहे थे। हाँ। और उनका बड़ा सवाल यहाँ आलोक पांडे जी ये है कि जो सजा पूरी कर चुके सिख कैदी हैं उनकी रिहाई क्यों नहीं दी जा रही। इसी वजह से वो नाराज है और इसी वजह से जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो अलगाववाद की बात करते हैं, उनकी नाराजगी यही है कि संविधान सिखों के लिए अलग से काम क्यों कर रहा है, जो सजा पूरी कर चुके हैं कैदी उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। सिमरन जी, ये अपनी एक्सप्लेनेशन उनकी, संविधान सिखों के अलग से काम नहीं कर रहा। कानपुर में मैं आपको 10, 20, 50 कैदी गिना दूंगा जो अभी तक नहीं छूट पाए। ये हमारी एक व्यवस्थागत खामियां है, लेकिन व्यवस्थागत खामियां की वजह से आप घर को तोड़ देंगे। पिता से नाराज हैं तो घर के 2 टुकड़े कर देंगे, ये बात गलत है। आप व्यवस्थागत खामियों के लिए आंदोलन चलाइए, लेकिन आप ये मत कहिए कि जैसे आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वैसे मैं खालिस्तान की मांग करता हूं, दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और खालिस्तान बनने के लिए भारत तोड़ा जाएगा। देश तोड़ना देशद्रोह है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 कहता है, 19 फर्स्ट ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने और अपने बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या आप अपने मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे? क्या देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे? इस तरह से 5 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब अमृतपाल जी ये कहते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, हमारी अभिव्यक्ति आजादी है, वो झूठ बोलते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी देश तोड़ने तक नहीं जा सकती, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में लिखा हुआ है, युक्त निर्बंधन में लिखा हुआ है कि आप देश तोड़ने तक, दोनों लोगों के बीच मेवनस फैलाने तक, भाईचारे को तोड़ने के लिए, देश के कानून के अगेंस्ट, देश के मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो एक तरह से इलीगल तरीके से बात कर रहे हैं। देश को तोड़ने की बात करना इस देश का सबसे गंभीरतम मांग है, उसके लिए जिद पर अड़े रहना और उसको मनवाने के लिए धर्म या पंथ का सहारा लेना भी इसमें ये देखने में आया है। शशांक जी, ये धर्म और मांग को मिक्स कर दिया गया है। और जिस तरह से मैं देख रहा था कि खालिस्तानी जो समर्थक हैं विदेश में, उन लोगों ने ट्रेनिंग दी बाकायदा अमृतपाल को, और 2019, 2020 इसमें बाकायदा किस तरह से आना है, केश कैसे बनाना, ये सारी ट्रेनिंग ली गई। उसके पहले केश रखता नहीं था वो, और किसान आंदोलन में भी आया था दीप सिद्धू के साथ में। उसके बाद ये सारा वारिस पंजाब दे वाला मामला शुरू हुआ है। देखिए भूपेंद्र जी, आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो मेरा देश है, वो देश में आप इतना अच्छा देश है जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी को है, लेकिन अगर देश को तोड़ने की बात होगी तो हमारा संविधान, हमारा जो कानून है, इसको पूरी तरह से यह प्रोहिबिट करता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह एक लिमिटेड स्वतंत्रता है। कोई भी ऐसा राइट नहीं है जो एब्सोल्यूट हो, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी अधिकार नहीं है जिसको आप जो है बिना लिमिटेशंस के यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको एक समझने की बात है, जैसे आपने बताया था एनएसए को कैसे जो है इसके ऊपर जो लागू होना है। एनएसए जो एक्ट है 1980 में बना था और उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें आए, और एनएसए ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के विरुद्ध बात करेगा तो उसके ऊपर जो है बिना वारंट के, बिना किसी आधार के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यह एक जो है स्पेशल जो है पुलिस को ये अधिकार है इसके अंतर्गत। तो यह कानून का जो है, कानून में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत तरीके से, जिस तरीके की बात की जा रही है, जिस तरीके से जो है एक सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जा रहा है, तो इसमें जो है एनएसए का बहुत सारी धाराओं को लगाने की जरूरत है। एनएसए तो एक धारा है, आईपीसी की सारी धाराएं लगा देनी चाहिए। अगर मैं एडवोकेट के रूप में नहीं बोल रहा हूं, जितना भी धारा इसमें अगर होना चाहिए उनको लगाने की जरूरत है। देखिए सोनी साहब, एक बात आपको समझने की जरूरत है। खालिस्तान का जो मांग है यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमेशा जीवित रहा है। आप चाहे वो इस देश में रहा है, चाहे देश के बाहर, आज जिस तरह का लंदन में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, या
घटना तो घट रही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में घट रही है। सरकार को इसके ऊपर जो है सचेत होने की जरूरत है। और यह जो घटना घटी है, जो आज 10-15 दिन पहले जो घट रही है, वह एक वेकअप कॉल है सरकार के लिए। आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जो जिस तरीके का जो वीडियो मैसेजेस आ रहा है, जिस तरीके का जो इनका जो कनेक्शन आ रहा है, जिस तरह का नेक्सस आ रहा